Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Aparna Pandey. I am here to teach you science. Guys, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 6 to 10th की NCERT साइंस सब्जेक्ट की कवर करूँगी। पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 10 से, क्योंकि अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। उसके बाद अपन अपलोड करेंगे टर्म 1 का सिलेबस। तो क्लास 10th में मैं पहले केमिस्ट्री पोर्शन कवर करूँगी, जिसमें केमिस्ट्री में आपको 2 ही चैप्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं NCERT में टर्म 2 के लिए, जिसमें पहला चैप्टर है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड द सेकेंड वन इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। सो विदाउट वेस्टिंग योर टू मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बॉन्डिंग इन कार्बन। तो कार्बन की बॉन्डिंग समझने से पहले थोड़ा सा हम कार्बन के बेसिक्स जानते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसका एटॉमिक मास क्या होता है। तो गाइज आपको पता होगा कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6 एटॉमिक नंबर एंड इसका मास होता है 12। ओके, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके कार्बन में 2 सेल हैं। फर्स्ट सेल है के, जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एंड सेकंड सेल है जो आपकी एल सेल, इसमें रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ठीक है, अब देखिए कार्बन का जो पार्टिसिपेशन होता है या किसी भी एलिमेंट का जो पार्टिसिपेशन होता है हमेशा वो वैलेंस सेल से होता है। तो वैलेंस सेल कौन सी होती है? ऑलवेज आउटर सेल, वैलेंस सेल। ठीक है, तो इसकी जो एल सेल है वो इसकी वैलेंस सेल है, तो पार्टिसिपेशन हमेशा ये एल सेल से करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये टच नहीं करते हैं पार्टिसिपेशन के लिए। ओके, अब देखिए कार्बन के पास इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर एटम की टेंडेंसी होती है इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने की। इनर्ट गैस में कौन सी गैसेस आएंगी? जो इनको आप नोबल गैसेस कहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन। हीलियम का एटॉमिक मास होता है 2, नियॉन का होता है 10, आर्गन का होता है 18, ये 36। इनका आपको अभी 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बट आपको ये 3 लर्न होने चाहिए। ओके, अब देखिए मैंने कहा कि सारे जो एटम होते हैं वो नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो कार्बन के पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके हीलियम जैसा बन जाए, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी से गेन करके नियॉन जैसा बन जाए। क्योंकि नियॉन का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो नियॉन के पास 10 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप तो 2 and 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो लेट्स चेक कि कार्बन के पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो फर्स्ट कंडीशन इसकी चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ मैं बताती हूँ केस फर्स्ट, जिसे आप बोल सकते हैं C4+ का। ठीक है, तो देखिए कार्बन कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो केस फर्स्ट में हम चेक करने वाले हैं कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके और C4+ की कंडीशन बना करके हीलियम जैसा बन सकता है। बिकॉज इसके पास 2 and 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से चले जाएंगे तो इसके पास हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन मिल सकता है। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं कि ये फिजिबल है या फिर नहीं। तो ये मैं बताती हूँ कार्बन का ये सेल है, इसके पास फर्स्ट सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ये दिस इज द सेकेंड सेल, इट हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो C4+ के केस में क्या होगा, ये 1 by 1 एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ओके, कार्बन के न्यूक्लियस में यहाँ पे अभी 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन, यानी कि इसके ग्राउंड स्टेट में 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, ये ग्राउंड स्टेट है इसकी, जब इसने इलेक्ट्रॉन को ना तो लूज किया है और ना ही गेन किया है। बट
चेक करते हैं हम, जब ये इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देता है, यानी कि इसके पास केस 1 में जब इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है तो अभी भी इसके पास 6 प्रोटॉन है बट इलेक्ट्रॉन्स 5 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया है और C+ की कंडीशन बना ली है। सेकेंड केस में कार्बन के पास स्टिल अभी 6 प्रोटॉन है बट इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे हैं। अब इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, C2+ बन गया। ठीक है, तो देखिए 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रखा था और इस तरह से आपका जो कार्बन एटम था वो न्यूट्रल बना हुआ था। बट जब इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास कम है और न्यूक्लियस में अभी भी प्रोटॉन 6 हैं, यानी कि एक प्लस चार्ज एक्स्ट्रा चल रहा है। तो जब एक प्लस चार्ज एक्स्ट्रा है तो इसके न्यूक्लियस पे 6 प्रोटॉन है और आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा, जो न्यूक्लियस की अप्रोच होगी आउटर सेल पे वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगी, है ना, क्योंकि इसका जो जेड इफेक्टिव होगा न्यूक्लियस का प्लस चार्ज का इफेक्ट इस सेल पे अभी ज़्यादा हो, क्योंकि अंदर प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा है जबकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है। इससे क्या होगा, इसकी जो साइज होगी, सपोज करिए अभी इसकी साइज इतनी थी, तो जब एक प्रोटॉन इसके पास एक्स्ट्रा होगा तो उसकी अप्रोच जो होगी आउटर सेल पे बढ़ने के कारण इसकी साइज स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगी। तो समझ लीजिए कि अगर साइज पहले इतनी थी तो अब ये घट करके इतनी हो गई। अब जितना स्मॉल साइज होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उससे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में। स्मॉलर साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। जितना छोटा साइज उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी इसको इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में। ओके, तो अब ऐसे ही केस 1 में एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, केस 2 में 2 इलेक्ट्रॉन कम हुआ, ग्रेजुअली इसको 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ऐसे ही 1 बाय 1। ठीक है, तो हर बार साइज क्या होगा, बहुत छोटा होता जाएगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कि इतनी ज़्यादा एनर्जी का वेस्टेज करके C4+ बनाने का कोई बेनिफिट कार्बन को दिख नहीं रहा है। तो C4+ का केस कार्बन के लिए बहुत सुटेबल नहीं है, इसलिए कार्बन C4+ नहीं बनाता, बिकॉज इट नीड्स a large amount of energy to remove 4 electrons from carbon atom. Okay, तो चलिए केस 2 चेक करते हैं कि C4 नेगेटिव बनेगा या फिर नहीं। ओके, तो C4 नेगेटिव चेक करने के लिए देख लेते हैं हम। सेकेंड केस, C4 नेगेटिव, यानी कि कार्बन के पास it could gain 4 electrons forming C4 negative anion, but it would be difficult for the nucleus with 6 protons because it still have 6 proton in their nucleus and 4 electrons in their outer cell. तो चलिए अब 4 नेगेटिव बनाना है इसको, इट मीन्स कि ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, किसी एटम से 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम ये केस इसके लिए है पॉसिबल या फिर नहीं। तो अब देखिए, मान लीजिए अभी इसके पास है 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर ग्राउंड स्टेट, बट चेक करते हैं हम, अभी इसके पास 6 प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से गेन किया, सपोज करिए ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर रखा था, कार्बन एटम न्यूट्रल स्टेट में था, बट एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने के कारण इसके पास एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, ये भी नेगेटिवली चार्ज, और एक्स्ट्रा आप नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ला रहे हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। चलिए अभी भी साइज छोटा है, बट एक इलेक्ट्रॉन इसने सपोज कीजिए एकोमोडेट कर लिया अपनी आउटर सेल में, बट इन सेकेंड केस 6 प्रोटॉन स्टिल इट हैव, बट
8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ और दे दिया इसको, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस में चल रहे हैं, 6 प्रोटॉन से 6 न्यूट्रॉन तो चलिए कैंसिल आउट हो गए, बट 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी एक्सेस में है। रिपल्सन क्या होगा, धीरे धीरे और इंक्रीज होता जाएगा। थर्ड केस में क्या होगा, 6 प्रोटॉन के साथ 9 इलेक्ट्रॉन एंड द फोर्थ वन इज 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं और सेल का साइज उतना ही है, छोटे सेल में बार बार इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन गया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन गया, तो रिपल्सन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इसका जो न्यूक्लियस है 6 प्रोटॉन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा और ये कोलैप्स हो सकता है। सो कार्बन C4 नेगेटिव एनायन बनाना भी पसंद नहीं करता। ओके, सो द प्रॉब्लम इज कार्बन ओवरकम कैसे करे इस प्रॉब्लम से, क्योंकि इसको बॉन्ड तो बनाने हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, आपने सुने होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह से बहुत सारे जितने ऑर्गेनिक मटेरियल आप खाते हैं सब कार्बन से ही तो बने हैं। तो कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अनदर एटम। ओके, तो कार्बन क्या करता है, ना ही कंप्लीटली 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ना ही पूरी तरह से ये लूज करता है, ये बीच का रास्ता अपनाता है, ये शेयरिंग करना पसंद करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कार्बन शेयरिंग कैसे करता है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर सेल में, ये मैंने बना लिया। मैंने अभी बताया था आपको कि K और L सेल में, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L सेल में आपके 4। अभी मैंने बताया था ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, डू नॉट टेक पार्ट in bond formation. Okay, these are valence electron or bonding electron, because valence electrons take place in bond formation. So you can say these are bonding electrons. So you can draw this structure. Carbon have 4 valence electrons. I am representing electrons through dots. Okay, like this. अब मैंने बोला कि कार्बन क्या करते हैं, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ना ही 4+ पूरी तरह से बना पा रहे हैं और ना ही 4-, ठीक है। तो ये शेयर करते हैं, तो सपोज कीजिए इसको शेयर करते हैं हम हाइड्रोजन के साथ। आपको पता है हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, क्योंकि ये हीलियम जैसा बनना चाहता है और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हीलियम को, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से, तो ये हीलियम जैसा बन जाएगा। तो हाइड्रोजन भी इसी फिराक में रहता है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से अवेलेबल हो जाए। अब हाइड्रोजन को अवेलेबिलिटी दिख रही है कार्बन के पास, तो ऐसे ही और भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो इनके पास भी अपना इलेक्ट्रॉन होगा। तो सपोज करते हैं यहाँ पे 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, ठीक है, हर एक हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली आइडेंटिफिकेशन इसका हो पाए कि कौन से इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं। ये जो रेड इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के हैं, ओके, एंड द येलो वन इज कार्बन के, ओके। अब हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन को दिख रहा है कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, कार्बन को भी नीड है, तो ये क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं, ओके। अब देखिए हर हाइड्रोजन का जो डुप्लेट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना, इट मीन्स कि ये डुप्लेट बनाना चाहते हैं, ओके। एंड कार्बन को भी, कार्बन क्या करता है, ये शेयरिंग करता है हाइड्रोजन के हर इलेक्ट्रॉन से, यहाँ से ये ऐसा। अब काउंट कीजिए, देखिए कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। हाइड्रोजन के पास हर सर्कल में देखिए 1 2, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, एंड
ये हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड है। तो हाइड्रोजन क्या चाहता है, डुप्लेट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या चाहता था, ऑक्टेट कंप्लीट करना यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से कार्बन शेयर कर लेता है। तो इस तरह से शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं, इस तरह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमारा टॉपिक क्या था, बॉन्डिंग इन कार्बन। तो कार्बन किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ electrons. As you can see in this structure, हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों ही अपना इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल मतलब आपस में शेयर कर रहे हैं, और दोनों ही इस तरह से अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करके खुद को सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन कोई भी एटम क्यों करता है, फॉर देयर स्टेबिलिटी। वो स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबिलिटी उनको कब मिलेगी, जब वो नोबल गैस जैसे बन जाएंगे। ओके, तो कार्बन में की वैलेंसी कैसी होती है, टेट्रा, एंड ये किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। अब कार्बन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं जो कोवैलेंसी के थ्रू खुद को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, चलिए कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं हम। For example, bonding in hydrogen. There are some examples of covalent bond. Bonding in hydrogen. Bonding in hydrogen. एक सेकेंड, bonding in hydrogen. Let's see. As you know, हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दूसरा हाइड्रोजन है, उसके पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी सेटिस्फाइड नहीं है, ये भी सेटिस्फाइड नहीं है। इसकी भी टेंडेंसी क्या है, ये भी एक सीकिंग इलेक्ट्रॉन है ना, कि ये भी एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये भी क्या हो, डुप्लेट कंप्लीट कर ले। और इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये भी चाह रहा है कि कोई मिल जाए जो इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये भी सेटिस्फाइड हो जाए। तो ये दोनों हाइड्रोजन आपस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन कर लेते हैं, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग से कौन सा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन, गाइज आप ये ध्यान रखिएगा इस सर्कल बनाते समय, कि जब भी आप ये सर्कल बनाएं ध्यान रखें, इस बात को इंश्योर करें कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो उस सर्कल में फंसने चाहिए। जैसे इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन पे सर्कल होना चाहिए। अगर आप ये सर्कल यहाँ से बनाते हैं तो ये आपका सेटिस्फाइड नहीं माना जाएगा और स्ट्रक्चर गलत कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन के लिए मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा ये। एज यू कैन सी, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहे हैं। ये अगर सपोज कीजिए इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, तो दोनों ने क्या किया, इसको शेयर कर लिया सेंटर पे रख करके, और ये बॉन्ड कुछ ऐसा बन गया और ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर। गाइस जो ये कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, जो बॉन्ड पार्टिसिपेशन ऐसे कर रहे हैं, ये इट्स लाइक कि जो तेरा है वो मेरा भी है ना। तो दोनों ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, ये अपने पास इनका खुद का इलेक्ट्रॉन खुद का भी है और इस पर इसका भी उतना ही राइट है। पार्टिसिपेशन है ना, कोवैलेंसी क्या है, पार्टिसिपेशन, दोस्ती यारी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बॉन्डिंग इन ऑक्सीजन। बॉन्डिंग इन ऑक्सीजन, ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में गिवन हैं, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इन्हीं को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये लुईस के द्वारा बताया गया था। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ मैं लिख देती हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू डॉट्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करना। चलिए, तो पढ़ना था क्या आपने को, बॉन्डिंग इन ऑक्सीजन। अब आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। कन्फिग्रेशन करेंगे तो के सेल में मैंने बता रखा है मैक्सिमम लिमिट होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की, तो बच गए एल सेल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब बॉन्डिंग इन ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो ऐसा ही एक और ऑक्सीजन होगा जिसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसका भी कन्फिग्रेशन 2 and 6। ओके, तो यहाँ रखिए आप एक ऑक्सीजन, ये हुआ आपका सेकेंड ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ये इस ऑक्सीजन की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के पास भी हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी इलेक्ट्रॉन बना लीजिए आप 1 2 3 4 5 6। ओके, मैंने कलर अलग अलग बनाया ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कौन से इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि जब भी आप ये सर्कल बनाएं, ये इंश्योर करें कि उस सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन, अगर वो ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है तो 8 इलेक्ट्रॉन, और अगर वो डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है एटम तो उसके सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन फंसने चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने ये सर्कल बनाया, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि दिस ऑक्सीजन इज सेटिस्फाइड। नाउ इस ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बाहर हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन के पास भी अब 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बोथ ऑक्सीजन कोवैलेंसी के थ्रू ऑक्सीजन एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके और सेटिस्फाइड फील करते हैं। अब इनका जो कन्फिगरेशन है वो नियॉन जैसा हो गया है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये सर्कल बनाते समय ध्यान रखिएगा, ये सर्कल है, देखिए इसमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया गया है, इन इलेक्ट्रॉन्स की कोई बात नहीं की गई है। मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ, इनको नहीं टच करना है, हमेशा बॉन्डिंग आउटर सेल से होती है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 ये इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, और ये जो रेड से स्ट्रक्चर डॉट दिखाए गए हैं, इसको क्रॉस इसलिए किया गया है ताकि आपको समझ में आ सके कि ये इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है। फिर इनको ऐसे इनसर्कल कर दिया गया है, और इसके सर्कल में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 8 4 6 8, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीजन का डायटोमिक स्ट्रक्चर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट, बॉन्डिंग इन नाइट्रोजन, बॉन्डिंग इन नाइट्रोजन। ओके, सी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कन्फिग्रेशन आप करेंगे तो 2 and 5, इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा ही एक नाइट्रोजन और लेते हैं अपन, क्योंकि आपको नाइट्रोजन भी क्या है, डायटोमिक एटम है, ठीक है। तो इसमें भी 2 नाइट्रोजन लेंगे आप, फर्स्ट में 2 and 5। ओके, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। चलिए, दोनों नाइट्रोजन हमने बना लिए। अब देखिए इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कि ये 8 बन जाएगा, यानी इसमें अगर आप +3 कर दें तो ये 2 8 का कॉन्फ़िगरेशन यानी कि नियॉन जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन हम सेंटर पे रखते हैं, क्योंकि सर्कल जब आप बनाएंगे तो थोड़ा सा खूबसूरत दिखे। तो 1 2 3 रह गए कितने, 2, तो यहाँ रिप्रेजेंट कर दो या यहाँ कहीं भी कर दो आप, पर जितने की ज़रूरत है, शेयरिंग जितने की इलेक्ट्रॉन्स की करनी है, उसको आप हमेशा सेंटर पे रखिए, ताकि जब आप सर्कल बनाएं तो वो सही सा दिखे। फिर नेक्स्ट, ये तो हुआ एक इस नाइट्रोजन की बात। अब दूसरे नाइट्रोजन को चेक कर लेते हैं। दूसरे नाइट्रोजन को भी 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 2 3
और रेस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ओके, अब सर्कल कर दीजिए आप। ये बात हुई 3, 6, 8। मैंने कहा ये इंश्योर करें हर बार कि जो सर्कल आप बना रहे हैं उस सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सेम विद दिस नाइट्रोजन, 3 2 6 प्लस 2, यानी कि नाइट्रोजन क्या है, सेटिस्फाइड। अब देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, तीसरा बॉन्ड ये, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ये नॉन बॉन्डिंग पड़े हुए होते हैं। सेम ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये हो गए बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड, प्लस ये 2 हो गए नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोन पेयर भी कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर ऑफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमेशा जोड़े में रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कार्बन की बॉन्डिंग और कि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है और कुछ एग्जांपल्स जो आपके एनसीईआरटी में गिवन थे बता दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।